अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज का हमारा मौजू ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट या 13 रुकनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच सुनेगा। ये वो मामला है जिसके ऊपर एक बहस गुज़िश्ता कुछ अरसे से हो रही है और ये बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर जो अब तक की आइनी बेंच की ऑब्ज़र्वेशंस हैं या कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने रखेंगे कि अदालत की इस मामले के ऊपर सोच क्या है। तो इस पे बात करने से पहले एक मुख्तसर अपडेट ये ज़रूर है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है उस पे फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। 23 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान ने नैब कानून का तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। जी हाँ, ये वही नैब अमेंडमेंट्स हैं जो पाकिस्तान जो पीडीएम है उसकी गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जब हुई तो इमरान खान ने इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में ये कह के चैलेंज कर दिया कि न सिर्फ ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं बल्कि ये अन इस्लामिक भी हैं। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अनअवेयर पार्लियामेंटेरियन करार दिया, यानी एक ऐसा सियासतदान जो पार्लियामेंट से भागा और सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा। उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि ये कानून किसी स्टेज के ऊपर इमरान खान के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान ने इस नैब अमेंडमेंट्स को अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि कैबिनेट के फ़ैसलों को नैब तरमीम केस या नैब तरमीम का जो तरमीम हैं जो पार्लियामेंट ने की हैं उसके तनाजुर में उनको पार्लियामेंट जो काबीना के फ़ैसले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये अलग बात कि इमरान खान की कैबिनेट में मौजूद उस वक्त के वज़रा आज अलन ऐलान ये बात कह रहे हैं कि खुफिया लिफाफों में बंद एक डॉक्यूमेंट आया और हमसे साइन करवाए गए। एक दो बेचारों ने कोशिश भी की पूछने की कि ये है क्या, तो बताया गया कि बस ये कॉन्फिडेंशियल है, आप इसकी मंजूरी दे दें। यहाँ पे ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि काबीना के उन फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जहाँ पे कोई माली गेन या माली फ़ायदा ना लिया गया हो। बहरहाल जब ये अपील में मामला आएगा तो ये सवाल ज़रूर डिस्कस होगा, तो क्या इसका फ़ायदा इमरान खान को हो सकता है या नहीं हो सकता। आगे चल के अपील में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है वो अदालतों में होगी। 23 दिसंबर को इसका फ़ैसला आएगा। दूसरा मखसूस नशिस्तों के ऊपर बात शुरू करते हैं। 12 जुलाई से अब तक पार्लियामेंट नामुकम्मल है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह सी है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक रिज़र्व सीट्स जो रिव्यू पटिशन्स हैं या नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इम्कान यही है कि नए साल यानी जनवरी के महीने में ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती हैं। आइनी बेंच ने यह बात तो वाज़ेह की है कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें हैं उनको जनवरी के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब जो मेन केस है वो तो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुना है। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पहली ही समाअत के ऊपर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया और फिर उसके बाद ये कहा कि ये मामला कानूनी और आइनी तशरीह का मुतकाज़ी है, इसलिए हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ये मामला कमेटी में भेजते हैं। जब ये मामला कमेटी में गया तो उस वक्त साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 रुकनी कमेटी थी। वहाँ पे डिस्कशन हुई। डिस्कशन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये व्यू था, क्योंकि उस वक्त आइनी तरमीम का मामला जो है वो खासा ज़ेर बहस था। अखबारात में ख़बरें चल रही थी, टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर तबसरे हो रहे थे। तो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह राय दी कि मुमकिना आइनी तरमीम के तनाजुर में, क्योंकि बात हो रही थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, तो उन तमाम जजेस को मखसूस नशिस्तों के केस में शामिल नहीं होना चाहिए
जिन्होंने आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, उन्होंने अपना भी कहा, उन्होंने कहा मैं खुद को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ, और जो सीनियर जजेस जिन्होंने आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है उनको भी इस बेंच में नहीं होना चाहिए। इन जजेस को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये राय थी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये राय थी कि नहीं जी, आप सीनियर जजेस के ऊपर बेंच तश्कील दे दें। तो जब ये डिस्कशन हुई, इत्तेफाक राय ना हुआ, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फिर ये कह दिया कि ठीक है, अगर ये बात है तो हम फुल कोर्ट तश्कील दे देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ये राय बहुत दुरुस्त थी कि अगर ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट ऐसा होता जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल ना होते तो वो फ़ैसला भी खासा अहम होता। और फिर उसके बाद जो 2 वज़ाहतें आई हैं 26वीं तरमीम के दौरान में, शायद वो वज़ाहतें भी ना आती। तो बहरहाल फुल कोर्ट बन गया और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया था, जो रिलीफ ही नहीं मांगा था। इसके ऊपर डिसेंट व्यूज़ आए, जजेस की तरफ से काफ़ी तनकीद की गई कि आपने वो फ़ैसला दिया है जो बियॉन्ड द स्कोप था, यानी सुप्रीम कोर्ट क्रीज से बाहर निकल गई और कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर जो है वो घड़ी को भी रिवर्स कर दिया। और दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी और कहा गया जी कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया, उस पर हम सब जानते हैं 2 वज़ाहतें आईं और फिर वो मामला जो है वो अभी तक रिव्यू भी उसका हेयरिंग के लिए फ़िक्स ना हो सका। उसके बाद भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ये राय रही कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही रिव्यू को फ़िक्स किया जाना चाहिए। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं माने, क्योंकि उस वक्त वो कमेटी में अक्सरियत में हो गए, एक तरफ हो गए, काजी फ़ायज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में चले गए और यूँ वो मामला डिले होता होता इस वक्त तक हाउस नामुकम्मल है। अब लार्जर बेंच या 13 रुकनी बेंच, क्योंकि पहले 13 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना था, या आइनी बेंच, इस पे 2 से 3 मिसालें बयान की जा सकती हैं। एक केस आइनी बेंच में चल रहा था तो उस वक्त एक खातून वकील साहिबा पेश हुई और उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो ये केस आप सुन रहे हैं इस पे एक फुल कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। तो इस पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये ऑब्ज़रवेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अब ये जो हम आइनी बेंच बैठा हुआ है इसी को ही फुल कोर्ट समझें। फिर उसके बाद फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जब केस चल रहा था तो उस वक्त ये डिस्कशन हुई कि FB अली केस जो है वो 9 रुकनी बेंच है, जिसमें आर्मी एक्ट की जो वायरीज़ हैं उनको जांचा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये 7 रुकनी बेंच क्या उस फैसले को भी देख सकता है? तो इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने ये व्यू दिया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि हम आइनी बेंच हैं। एक तो और जगह के ऊपर आइनी बेंच में मौजूद जजेस ये कह चुके हैं कि अब इस आइनी बेंच को ही आप फुल कोर्ट समझें। तो इससे ये चीज़ तो वाज़ेह होती है, कोर्ट का जो जजेस का जहन है वो बिल्कुल जो आइन में भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल क्लियर है कि अब फुल कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और अहम बात यह भी है कि कहीं पे रिटन में या तहरीरी तौर के ऊपर जो है ये बात कहीं लिखी हुई नहीं गई, यानी किसी फ़ैसले के ज़रिए अभी तक आइनी बेंच ने इंटरप्रिटेशन नहीं की कि क्या हम ही फुल कोर्ट हैं, आइनी बेंच हैं। लेकिन ये मामला काफ़ी हद तक क्लियर ज़रूर है। दूसरी अहम बात इस मामले पे ये है कि अगर ये रिज़र्व सीट्स का वाला मामला जो है वो 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या PTI की तरफ से बेंच के ऊपर एतराज़ या ये कहा जाएगा फुल कोर्ट बनाएं, तो उस दरख्वास्त को सुनकर कोर्ट एक असूल तय कर देगी और फिर उससे भी जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब 26वीं तरमीम के बाद आइन क्या कहता है? 26वीं तरमीम के बाद आइन ये कहता है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो बराह रास्त दरख्वास्तें दायर होती हैं, ऐसा केस जो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए जिसमें कानून की तशरीह या आइनी तशरीह मतलूब हो, या वो रिव्यू जिसमें आइनी मामला जो है वो ज़ेर बहस हो, वो सारे केसेस जो हैं वो
आइनी बेंच में जाएंगे। और आइनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, ये भी 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि वो जुडिशल कमीशन तश्कील देगी। तो जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब तक 8 जजेस नामज़द किए गए हैं। आयशा मलिक साहिबा भी इसमें शामिल हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को हाल ही में शामिल किया गया है, क्योंकि फ़ौजी अदालतों के केस, जो मरकज़ी केस था, उसमें आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो अपना व्यू दे चुकी थी। तो अब रिज़र्व सीट्स के हवाले से अगर जजेस की ज़ुबानी ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखा जाए, उनको सामने रखा जाए, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यही आइनी बेंच ही इस केस को, जो रिज़र्व सीट्स का केस है, उसके ऊपर समाअत करेगा। लेकिन कब करेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि इम्कान तो जनवरी का ही है, लेकिन जनवरी में 2 बड़े केसेस अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं। एक मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करना है, वो आप यूँ समझें कि हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। और दूसरा 26वीं आइनी तरमीम, जो आइनी बेंच खुद कह चुका है कि हम जनवरी के वस्त में जाके उस केस को सुनेंगे। तो इम्कान तो यही है कि ये दोनों केसेस जनवरी में किसी सिमत लग जाएंगे और जनवरी में ही रिज़र्व सीट्स का केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ने इजलासों पे इजलास तो बुलाए हैं, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला अभी नहीं कर सका। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, उस पर याद दहानी के लिए इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ख़त भी लिखा गया, जिसमें यह कहा गया जी कि ये हमारा कानून है जिसमें हमने ये असूल तय किया हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर उस कानून साजी के ज़रिए कर दिया गया है। ये अलग बात कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सेकंड क्लैरिफिकेशन में वो कानून जो उनके सामने चैलेंज ही नहीं था उस वक्त, या उसको सुना ही नहीं गया, उससे पहले कह दिया जी कि आप सिंपल कानून साजी से हमारे किसी फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते। और इससे भी इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इलेक्शन एक्ट सेकंड अमेंडमेंट को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जब आइनी बेंच ने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हम दोबारा से दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि सदर की तौसीक के बगैर ही हमने, मतलब पहले ही हमने ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो अभी तक बहरहाल वो दरख्वास्त भी नहीं आई। तो इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ तो बहरहाल वाज़ेह है कि अगर बर वक्त ये रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता, तो इस वक्त की जो कॉम्प्लिकेशंस जो हम देख रहे हैं, या बिलखसूस जो रिज़र्व सीट्स के उम्मीदवार हैं, जिनको इनफैक्ट बहुत सारे मुश्किलात का शिकार हैं, किसी की जॉब्स थी, जॉब छोड़ी, किसी ने कोई इलाका अपना तब्दील किया, दूसरे इलाकों में आए, कुछ माली मुश्किलात भी उनका शिकार होंगे। तो अब बहरहाल वो पूरी सूरत हाल जो है वो एक तरह से स्टेटस को सी है, और सब कुछ हवा में है, और पार्लियामेंट नामुकम्मल है। तो देखें ये मामला किस तरफ जाता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।